प्यारे बच्चों नमस्कार। मस्ती वाली पाठशाला में मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूं। अपनी पिछली वीडियोस में हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था और उसमें हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग देना सीख लिया था। उसी दौरान हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन जिन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं उस पर भी चर्चा की थी। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनको देखना। ये आइडेंटिटीज आपके लिए जानी पहचानी सी हैं क्योंकि आपने रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में भी उसके बारे में पढ़ा हुआ है। उदाहरण के लिए अगर मैं इस वाले आइडेंटिटी की बात करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां पर a और b रियल नंबर्स हैं, है ना, तो आपको बखूबी याद है कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक इसी तरह की आइडेंटिटीज कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ट्रू होती हैं, वैलिड होती हैं। ठीक है। सो हमारी जो पहली आइडेंटिटी है उसे देख लेते हैं हम। सपोज हमें z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर निकालना है। तो z1 प्लस z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका स्क्वायर करने का क्या मतलब हुआ कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। और अब हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इसे मैं इसके साथ और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करूंगा। सो z1 प्लस z2 मल्टीप्लाइड बाई z1 प्लस z1 प्लस z2 मल्टीप्लाइड बाई z2। फिर से यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। सो z1 मल्टीप्लाइड बाई z1, दिस विल बी z1 स्क्वायर प्लस z2 z1 प्लस z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर, फिर z1 स्क्वायर। अब z2 z1 और z1 z2 दोनों क्या होंगे? यस, बराबर होंगे। कैसे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सो इसे मैं 2 टाइम्स z1 z2 लिख सकता हूं प्लस z2 स्क्वायर। ओके, सो हमारा z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर बराबर आ गया z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर के, है ना। और आप देख सकते हो कि ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है ना। बस यहाँ पर अंतर ये था कि यहाँ पर a और b रियल नंबर्स थे और यहाँ पर z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक इसी तरह आप z1 माइनस z2 के लिए भी साबित कर सकते हो। मैं इसे नहीं कर रहा हूं। z1 माइनस z2 का स्क्वायर आपका बराबर होगा z1 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर के, फिर थर्ड z1 प्लस z2 का होल क्यूब इज इक्वल टू z1 क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर प्लस z2
क्यूब, फोर्थ आइडेंटिटी z1 माइनस z2 का क्यूब इक्वल्स z1 क्यूब माइनस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर माइनस z2 क्यूब, है ना। ये कॉमन आइडेंटिटीज हैं जो आपने रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा हुआ था। और 5 मेरा z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वहाँ पे क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। सो यहाँ से सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर। ओके, तो मैंने एक करके दिखा दिया, आप बाकी के 4 कर सकते हो। तो इसी तरीके से बाकी की आइडेंटिटीज जो कि रियल नंबर्स के लिए वैलिड हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वैलिड होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के साथ, जो है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मतलब होता है जब हम कहते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या है या फिर मॉड्यूलस इतना है। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके डेफिनेशन देखते हैं। सो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Then the modulus of complex number, then the modulus of complex number z is, पहले देख लीजिए डिनोट कैसे किया जाता है, इज डिनोटेड बाय, ये मॉड का सिंबल दिया उसके अंदर z डाला, ओके, इज डिनोटेड बाय मॉड z and is defined as mod z is equal to positive square root of रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, यानी कि मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट, रियल पार्ट ऑफ z कितना है x है ना, so this is x square plus what is the imaginary part of my complex number, that is y, so y square, okay। so ये हमारा हो गया मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। so the modulus of a complex number is a real number। for example, अगर मैं बोल रहा हूं कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i है, सो व्हाट इज मॉड z, मॉड z इज अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना। सो ये हमारा क्या हो जाएगा √13। अगर मैं पूछ रहा हूँ z इज इक्वल टू -2i, तो मॉड z कितना हो जाएगा अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 4 और यानी कि 2, ओके। -2 मत लिखना, मैंने कई बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। सी,
अगर आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ओके, और तब आपसे पूछा जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे प्लस माइनस √4, और आप तब कहते हो एक्स इज इक्वल टू +-2, ओके। लेकिन अगर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ऐसे √4 लिखा हुआ है तो उसका मतलब 2 ही होगा, ओके। -2 मत लिख देना। सो ये हमारा हो गया मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला है हमारा कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या कहता है? लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मानते हैं कि x प्लस आई वाई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द कॉन्जुगेट ऑफ complex number z is denoted by देखो एनसीईआरटी में इसे z के ऊपर बार सिंबल से डिनोट किया गया है, ओके, एनसीईआरटी में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और इसीलिए मैं यही कन्वेंशन में लेके चल रहा हूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का कंजुगेट अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं z के ऊपर बार सिंबल का इस्तेमाल करूंगा। हालांकि कुछ किताबों में z स्टार का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं इसे ही इस्तेमाल करूंगा, z बार का इस्तेमाल करूंगा मैं, ठीक है। और आपको z बार ही मिलेगा मैक्सिमम जगह पर। सो द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डिनोटेड बाय z बार एंड it is defined as z bar is equal to real part of z minus I times imaginary part of z, okay, मतलब that is x minus I y। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ओके। कुछ नहीं करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मैं पूछ रहा हूं कि z बार क्या होगा, नॉट z बार, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर z इज इक्वल टू 2 + 3i है तो z बार कितना होगा। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस यहां पर जो भी साइन है उसका उल्टा कर देना है, उसका माइनस कर देना है ना। दिस विल बी 2 - 3i। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ z इज इक्वल टू कितना, सपोज 2 - 3i है, और मैं आपसे पूछूं कि z का कंजुगेट बताओ, सो इट विल बी व्हाट, 2 + 3i, है ना, ओके। अब देखो सपोज z मेरा 1 के बराबर है, तो मेरा z का कंजुगेट क्या होगा, तो ये 1 है, इसका मतलब 1 + i0, तो z कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 - i0 विच विल बी 1, है ना। तो इस केस में मेरा z और z कंजुगेट क्या हो गए, बराबर हो गए इस केस में। कब, जब मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या था, 0 था, है ना। सो इफ z इज इक्वल टू z का कंजुगेट, देन we can say that z is a purely real number, है ना, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट
0 होगा, उसी केस में मेरा z और z का कंजुगेट क्या होंगे, बराबर होंगे, इजंट इट। सेकेंड देखो, अगर z इज इक्वल टू सपोज -2i होता, तो ये -2i किसके बराबर है, 0 - 2i। सो मेरा z कंजुगेट क्या हो जाएगा, 0 + 2i यानी कि 2i, और इस 2i को मैं लिख सकता हूँ निगेटिव ऑफ -2i विच इज नथिंग बट निगेटिव ऑफ z। तो कंजुगेट ऑफ z इज नथिंग बट माइनस ऑफ z, निगेटिव ऑफ z। तो ये कब हुआ, ये तब हुआ जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 था, यानी कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी था, है ना। सो हम कह सकते हैं कि इफ z conjugate is equal to negative of z, then z is purely imaginary number, purely imaginary number। ओके, ये दो बहुत ही सिंपल से लेकिन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं। अमूमन z और z बार बराबर नहीं होंगे, है ना, बिकॉज दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होने की ये शर्त होती है कि उसका रियल पार्ट भी बराबर होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होना चाहिए। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं मॉड्यूलस और कंजुगेट की। सो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस। पहली प्रॉपर्टी ये है, सपोज तुम्हारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 z2, तुमने उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, ओके, और उसके बाद जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसका मॉड्यूलस निकाला। इस लाइन से क्या समझ रहे हो कि z1 और z2 इन दोनों का तुमने पहले प्रोडक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है आप उसका मॉड्यूलस निकाल रहे हो। वो बराबर होगा अगर आप पहले ही z1 का मॉड्यूलस निकाल लो और z2 का मॉड्यूलस निकाल लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये बराबर होंगे। इसका प्रूफ हम कर सकते हैं कि लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2। सो what is my modulus of z1, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और z2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ओके, z1 z2 क्या हो जाएगा, अभी तक तो आप सीख ही चुके हो, दिस विल बी नथिंग बट x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i इंटू x1 y2 प्लस x2 y1, है ना। अब अगर मेरे को यहां से z1 z2 का मॉडुलस निकालना है तो क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट x1 x2 माइनस y1 y2 का स्क्वायर प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 का स्क्वायर। ओके, इसे एक्सपेंड करो यार, ये क्या हो जाएगा, x1 x2 का स्क्वायर माइनस 2
x1 x2 y1 y2 प्लस y1 y2 का स्क्वायर प्लस x1 y2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 y1 y2 प्लस x2 y1 का स्क्वायर। अब ये देखो, ये -2x1 x2 y1 y2 है और यहाँ पे +2x1 x2 y1 y2 है, ये दोनों कैंसिल। ओके, तो अब यहाँ हमारा क्या बच गया, यहाँ हमारा बच गया अंडर रूट, यहाँ देखो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर आएगा, यहाँ पर x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर आएगा। तो इन दोनों में से ये जो ब्लू कलर से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनसे मैं x1 स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x2 स्क्वायर और फिर ये प्लस और ये y2 स्क्वायर। ओके, ठीक उसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ से मेरे को y1 स्क्वायर और यहाँ से भी मुझे y1 स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। सो मैंने y1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया y2 स्क्वायर और यहाँ पर बच गया x2 स्क्वायर। तो मैं पहले x2 स्क्वायर को लिख देता हूँ और फिर y2 स्क्वायर को लिख देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर है। आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक। x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और फिर यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। ओके, सो अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ। सो मुझे क्या मिलेगा, मॉड z1 z2 इज इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज a एंड दिस इज b, है ना। और चूंकि a क्या है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, सो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ओके, बिकॉज x और y, x1 और y1 दोनों रियल नंबर है। फिर मेरा b क्या है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और x2 और y2 भी रियल नंबर है, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, बिकॉज मैं स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं। तो अगर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो कल हमने देखा था कि अगर a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी को अंडर रूट ए भी लिखा जा सकता है। तो मैं उल्टा भी कर सकता हूं कि अंडर रूट ए भी है पहले से, तो मैं इसको अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकता हूं, है ना। और ये क्या है मेरा, दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z1, और ये क्या है मॉड्यूलस ऑफ z2। तो हमने साबित कर लिया पहली वाली प्रॉपर्टी अपनी कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो, ओके, और फिर जो भी आता है उसका मॉड्यूलस निकालो, या फिर पहले ही दोनों का मॉड्यूलस निकाल लो और लास्ट में उनको मल्टीप्लाई कर दो मॉड्यूलस को, बात सेम रहती है। ओके, ठीक उसी तरह हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूं, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, आप उन दोनों को डिवाइड कर दो। ओके, और फिर उसका क्या करो मॉड्यूलस निकालो। पहले डिवाइड कर दो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसका मॉड्यूलस निकालो, तो वो बराबर होगा उन दोनों के मॉड्यूलस का डिवीजन। लेकिन चूंकि यहां पर हम z2 के मॉड्यूलस से डिवाइड कर रहे हैं, सो वी मेक श्योर कि z2 का मॉड्यूलस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। सो प्रूव दिस, प्रूव दिस, आप कर पाएंगे। ओके,
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, कंजुगेट की प्रॉपर्टी है ये कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दो पहले, और फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसका कंजुगेट करो, है ना। मैंने Z1 और Z2 को मैंने ब्रैकेट में दिया, मतलब हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके ऊपर बार मैंने लगाया है। इसका मतलब जो भी आउटपुट आ रहा है हम उसका कंजुगेट कर रहे हैं, तो वो बराबर होगा, आप Z1 का कंजुगेट निकाल लो, Z2 का कंजुगेट निकाल लो और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, इसे भी आप प्रूव कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है अपनी कि आपके पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2, आप पहले डिवाइड कर लो और उसके बाद जो भी आता है आप उसका कंजुगेट निकालो, ठीक है। तो वो बराबर होगा Z1 के कंजुगेट को Z2 के कंजुगेट से डिवाइड करना, प्रोवाइडेड Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये क्या प्रूव कर सकते हो। फिर अपनी थर्ड प्रॉपर्टी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके जो आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है, उसका कंजुगेट करो, या फिर उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट करके ही उनको ऐड कर दो, बात सेम रहेगी। और चौथी प्रॉपर्टी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाओ, फिर जो भी आता है उसका कंजुगेट कर दो, तो वो बराबर होगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट को घटा देना। ओके, तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आप इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना आसान हो जाता, मतलब आसान हो जाएगा जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीख लेंगे, आसान हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अभी भी आप कर सकते हो, लेकिन जब उसे सीख लोगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। लेकिन अभी आप चूंकि सीखने के शुरुआती स्टेज में है, तो आप कैलकुलेशन करिए और z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मानकर ही इन प्रॉपर्टीज को सॉल्व करने की प्रूफ करने की कोशिश करिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्गेंड प्लेन, जिसे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जाता है। आर्गेंड प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये क्या होती है भाई। सी, आपने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था कि x और y दो रियल नंबर्स हैं, उनका आप एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो, है ना। ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो। सेट चैप्टर में भी या फिर शायद रिलेशन एंड फंक्शन में भी मैंने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। सो एक ऑर्डर्ड पेयर है ये, और हर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई प्लेन क्या था, आप ऐसे दो स्ट्रेट लाइन खींचते थे जो कि दोनों साइड और ऊपर नीचे अनगिनत दूरी तक जा रहे हैं। आप इसे कहते थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे आप कहते थे निगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस आप लेते थे और नीचे वाला निगेटिव वाई एक्सिस लेते थे।
है ना, आमतौर पर यही किया जाता है। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, लंबवत थे, और ये हमारा ओरिजिन है। ओके, तो आप कहते थे कि हर ऑर्डर्ड पेयर, एक्स और वाई से बना हुआ हर ऑर्डर्ड पेयर इस एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट होता है ना, एक्स कॉमा वाई। Every ordered pair of x and y corresponds to a plane, corresponds to a point in the xy plane, है ना। इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते थे, कार्टेशियन प्लेन। ठीक इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहां पर क्या होता है, सी हमारा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। ओके, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को स्पेसिफाई करने के लिए उसका रियल पार्ट यानी कि x और उसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि y जरूरी है। इसका मतलब अगर मैं ये समझ बना लूं कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिलकर एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, है ना, तो ये ऑर्डर्ड पेयर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, जहां पर x किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट है और y उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो अभी अभी हमने देखा है कि एक्स वाई को एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट के तौर पर देखा जा सकता है इस ऑर्डर्ड पेयर को। ओके, तो हम यहां पर भी एक एक्स एक्सिस बनाएंगे, एक वाई एक्सिस बनाएंगे, यहां पर भी हम एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनाएंगे, लेकिन इस एक्स एक्सिस को हम एक्स एक्सिस ना कहकर रियल एक्सिस बोलेंगे और इस वाई एक्सिस को हम वाई एक्सिस ना बोलकर इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। इमेजिनरी एक्सिस, यहां पर भी ठीक वैसा ही बंटवारा होगा। ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और इस तरीके से जाता रहेगा। इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। ओके, लेकिन यहां इमेजिनरी एक्सिस में जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम सिंपल 1 2 3 से डिनोट नहीं करते हैं, इसे हम बोलेंगे आई टाइम्स 1, यहां पर आई टाइम्स 2, ये आई टाइम्स 3, आई टाइम्स 4, इधर नीचे माइनस आई, माइनस ट्वाइस आई, माइनस थ्राइस आई, -4i। यहाँ रियल एक्सिस में 1 2 3 4 5। ओके, सो इस प्लेन को जो कि रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस से बना है, हम इस प्लेन को आर्गेंड प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2 + 3i को रिप्रेजेंट करना होगा, तो इसका रियल पार्ट कितना है 2, तो हम यहां पर जाएंगे 2। ओके, और फिर 2 पर जाके 3i तक मुझे जाना है, सो यहां पर है मेरा 3i। ओके, सो हम 3i से रियल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और
2 से इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और वो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा हमारा 2 प्लस 3i, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम उसे ब्रैकेट में 2,3 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है ना। आपको पहले रियल पार्ट लिखना है और फिर इमेजिनरी पार्ट लिखना है। ओके, सो अगर मैं पूछूं कि ये 5 रियल एक्सिस पे है, ये कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 5 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है ना। यानी कि ये z इज इक्वल टू 5 प्लस i0 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो ये है हमारा आर्गेन प्लेन और या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन का कॉन्सेप्ट। अब देखिए कि हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z, जो कि सपोज x प्लस आई वाई से दर्शाया जा रहा है, तो इसका मॉड्यूलस क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका कंजुगेट क्या था, x माइनस आई वाई। तो आर्गेन प्लेन में मॉड्यूलस और कंजुगेट क्या दिखाते हैं। तो सपोज ये मेरा आर्गेन प्लेन है जिसके रियल एक्सिस ये है और इमेजिनरी एक्सिस ये है। ओके, सो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है। सपोज ये पॉइंट मेरा एक्स कॉमा वाई है, मीन्स ये पॉइंट इस आर्गेंट प्लेन में इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब आपने क्लास 10 में पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, याद आया। क्या कहता था कि अगर दो पॉइंट्स हैं जिनका कोऑर्डिनेट सपोज x1 कॉमा y1 है और x2 कॉमा y2 है, तो इन दोनों को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा उसकी लंबाई कितनी होगी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो वैसे ही ये पॉइंट P जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इस पॉइंट P को आर्गेंट प्लेन के ओरिजिन से मिला दूं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसकी लंबाई कितनी होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ OP, व्हाट इज द लेंथ ऑफ OP, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है x कॉमा वाई और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना है 0 कॉमा 0, सो दिस विल बी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, जो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। और हमने देखा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z। ओके, तो लेंथ ऑफ OP रिप्रेजेंट्स नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z, दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z। ओके, सो आर्गेंट प्लेन में मॉड्यूलस ऑफ z उस पॉइंट की जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है दूरी बताता है, किससे, ओरिजिन से। ओके, और कंजुगेट क्या बताएगा। सो देखो कंजुगेट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर मैं इसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना चाहूं, x कॉमा माइनस वाई। ओके, सो अगर x ये है, y इधर की तरफ है, तो x कॉमा माइनस वाई किधर होगा, x तो इधर ही है, माइनस वाई ठीक नीचे होगा इधर, ये वाला पॉइंट p डैश x कॉमा माइनस वाई, है ना। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने ये रियल एक्सिस जो है इसको मैंने एक प्लेन मिरर मान लिया, तो कंजुगेट z का कंजुगेट इज नथिंग बट मिरर इमेज ऑफ z, और मैंने मिरर किसको माना है, रियल एक्सिस को माना है ना। सो हम लिख सकते हैं कि z कंजुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ z
अबाउट अबाउट विच एक्सिस, रियल एक्सिस, है ना। हमने मिरर किसको माना है, रियल एक्सिस को माना है। ओके, तो आशा करता हूं कि आपको आज मैंने जितना भी कुछ पढ़ाया है वो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए नमस्कार।